गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री क्लासेस 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि बाबर लाहौर, पेशावर और पंजाब पर अधिकार करता हुआ 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंच गया। इसकी सूचना दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को भी हो चुकी थी। अतः इब्राहिम लोधी भी एक विशाल सेना के साथ पानीपत के मैदान में पहुंच गया। इस प्रकार दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी थी। लेकिन हम युद्ध के बारे में बात करने से पहले यह देखेंगे कि दोनों शासक बाबर और इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना को किस युद्ध नीतियों के तहत व्यवस्थित किया था। तो अगर हम बात करें इब्राहिम लोधी की, तो इब्राहिम लोधी ने अपनी सेना को परंपरागत तरीके से विभाजित किया था, जिसमें उसकी सबसे अग्रिम पंक्ति में जो पहली पंक्ति थी, इसमें हस्ती सेना थी, दूसरी पंक्ति घुड़सवार सेना की थी और तीसरी पंक्ति में पैदल सेना थी और चौथी पंक्ति में रथ, गाड़ी व अन्य साजो सामान थे। अब अगर हम बात करें बाबर की कि बाबर ने अपनी सेना को किस प्रकार व्यवस्थित किया, तो बाबर ने नई युद्ध नीतियों का प्रयोग करते हुए अपनी सेना को व्यवस्थित किया था, क्योंकि बाबर यह बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि इब्राहिम लोधी के पास एक विशाल सेना है और उस विशाल सेना के आगे उसकी सेना बहुत छोटी है। यह बात बाबर को बहुत अच्छे तरीके से पता थी। अतः उसने सबसे पहले इस युद्ध स्थल का पूरी तरीके से निरीक्षण किया। पूरी तरीके से निरीक्षण करने के बाद उसने अपनी सेना को उस जगह पर व्यवस्थित किया जिसके दाहिने भाग पर एक गांव बसा हुआ था। तो इस प्रकार से इस दाहिने भाग पर एक गांव बसे होने के कारण उसका यह दाहिना भाग जो था यह पूरी तरीके से सुरक्षित हो गया था। फिर उसने अपने बाएं भाग को सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर खाइयां खोदकर और पेड़ों की बाड़ बनाकर इस बाएं भाग को भी सुरक्षित कर लिया। इस प्रकार बाबर दोनों दाएं और बाएं भाग को सुरक्षित करने के बाद अपनी सेना को उसने तुलगमा युद्ध नीति के तहत विभाजित किया। तो आइए हम ये भी देखते हैं कि तुलगमा युद्ध नीति क्या थी। तुलगमा युद्ध नीति के बारे में एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो तुलगमा युद्ध नीति के तहत सेना को दाएं भाग, बाएं भाग, मध्य भाग, अग्रिम सेना और रक्षित सेना में विभाजित किया जाता था। यही तुलगमा युद्ध नीति थी और बाबर ने तुलगमा युद्ध नीति के साथ साथ उस्मानी विधि का भी प्रयोग किया था, जिसको रूमी विधि भी कहते हैं। अब ये उस्मानी विधि क्या थी? तो उस्मानी विधि तोबों को सजाने की जो विधि थी उसे ही उस्मानी विधि कहा जाता था। तो तोबों को कैसे सजाया गया? इस विधि में क्या किया जाता था, जो लकड़ी की गाड़ियां होती थी, जैसे मान लीजिए कि बैलगाड़ी हो या कोई भारी लकड़ी की गाड़ी बनवाई जाए और दो लकड़ी की गाड़ियों के मध्य एक खाली जगह या रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता था और इन दोनों गाड़ियों को चमड़े के पट्टे से बांध दिया जाता था और इसी खाली जगह से थोड़ी दूरी पर तोब को रख दिया जाता था। इस तरीके से तोबों को यह जो सजाने की विधि थी इसी को उस्मानी विधि कहा गया था। फिर इन तोबों के पीछे बंदूकचियों को बैठाला गया था। अगर हम बात करें, यह भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि तोपचियों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो तोपचियों का नेतृत्व अली कुली कर रहे थे और बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा कर रहे थे। तो अब अगर हम बात करें, बाबर ने अपनी सेना को जो व्यवस्थित किया उसमें कह लीजिए तुलगमा युद्ध नीति और तोबों को उस्मानी विधि के तहत सजाया था। अगर हम ये देखें कि ये जो व्यू रचना बाबर ने बनाई थी, इसको तोड़ना
बहुत ही मुश्किल था। अब अगर हम इस युद्ध नीति की बात करें कि अगर यहाँ से बाबर किसी सेना पर हमला करता तो यह जो अग्रिम सेना की टुकड़ी थी, यह टुकड़ी यहाँ से निकलकर या यहाँ से निकलकर या यहाँ से निकलकर शत्रु सेना पर तेजी से हमला कर सकती थी। लेकिन अगर हम बात करें कि शत्रु सेना की घुड़सवार सेना तेजी से जाकर जाए और इनके खेमे में प्रवेश करने की कोशिश करे, तो उसके पास एकमात्र यही रास्ता था या ये रास्ता था या ये रास्ता था, मतलब जो ये रिक्त स्थान है, इन्हीं रिक्त स्थानों से ही वह शत्रु खेमे में प्रवेश कर सकता था, क्योंकि ये जो गाड़ियां थी वो काफी भारी थी और इनको आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। लेकिन अगर शत्रु सेना की घुड़सवार जो सेना है वो तेजी से यहाँ पर पहुंच भी जाती तो ये तोबें उन घुड़सवार सेना को समाप्त कर देती। लेकिन हम फिर भी मान लें कि बाई चांस कुछ घुड़सवार इन तोपों से बचते हुए अंदर प्रवेश कर भी जाते तो ये बंदूकची इन घुड़सवारों को मार देते। अगर उसके बाद भी अगर बंदूकचियों से भी ये बच जाते तो यहाँ पर बैठे तीरंदाज इन घुड़सवारों को समाप्त कर देते। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बाबर ने जो जिस व्यूह रचना का प्रयोग किया था वह लगभग एक प्रकार से अभेद्य थी, जिसको भेदना इतना आसान नहीं था। अब हम बात करेंगे कि जो यह टुकड़ियां थी, इन टुकड़ियों का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो जो दाएं भाग में टुकड़ी थी इसका नेतृत्व अगर हम बात करें तो हुमायूं और ख्वाजा काला कर रहे थे, और ये बाएं भाग की जो सेना की टुकड़ी थी इसका नेतृत्व सुल्तान मिर्जा और मेहंदी ख्वाजा कर रहे थे। इस अग्रिम भाग की सेना का नेतृत्व खुसरो कुकुलदस कर रहे थे और इस दूसरी अग्रिम सेना टुकड़ी का नेतृत्व मोहम्मद अली कर रहे थे। और इस अगर हम बात करें कि इन टुकड़ियों का काम क्या था, तो इसमें यह जो दाईं वाली टुकड़ी थी यह तेजी से शत्रु सेना पर हमला करती थी और ये बाईं वाली टुकड़ी बाईं तरफ से शत्रु सेना पर तेजी से हमला करती थी। वैसे तो अग्रिम श्रेणियां इन तोपों की रक्षा के लिए भी थी, पर इनमें से कुछ घुड़सवार तेजी से निकलकर शत्रु खेमे पर हमला भी करते थे। और ये रक्षित जो सेना की टुकड़ी थी यह इसलिए थी कि बाई चांस अगर युद्ध में किसी प्रकार से बाबर के खेमे में कोई अव्यवस्था या युद्ध स्थल पर कोई अव्यवस्था हो जाए तो उस अव्यवस्था को यह रक्षित सेना दूर करने का प्रयास करती थी। तो इस प्रकार से बाबर की आपने ये पूरी व्यूह रचना देखी जो उसने पानीपत के युद्ध में प्रयोग की थी। अब हम बात करेंगे जो पानीपत के युद्ध की। तो अब हम बात करें तो बाबर और इब्राहिम लोधी दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में पहुंच चुकी थी, लेकिन इब्राहिम लोधी बाबर की सेना पर हमला नहीं करना चाहता था। पहले हमला नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबर इब्राहिम लोधी की सेना पर हमला पहले कर नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकता था पहले हमला? क्योंकि अगर बाबर इस जगह से हटे यानी हमला करने के लिए आगे बढ़े तो उसको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, और अगर ये जगह बाबर छोड़ देता है तो उसका दायां और बायां भाग जो उसने सुरक्षित किया है वह पूरी तरीके से खुल जाएगा। इसलिए बाबर इब्राहिम लोधी की सेना पर हमला नहीं कर सकता था। इसलिए उसने क्या किया, एक चाल चली। उसने एक कुछ सैनिकों की एक छोटी सी टुकड़ी जो काफी तीव्र घुड़सवार सैनिक थे जिसमें, उसको उसने इब्राहिम लोधी की सेना पर अचानक से हमला करने के लिए भेजा। और यह तीव्र घुड़सवार सेना की टुकड़ी यहां से निकलती हुई इब्राहिम लोधी पर उसने अचानक से हमला किया और तेजी से हमला करते हुए वापस भी लौट गई। इससे इब्राहिम लोधी उत्तेजित हो गया। यही तो बाबर चाहता था कि इब्राहिम लोधी उत्तेजित हो जाए, और इब्राहिम लोधी ने उत्तेजित होकर जो बाबर के खेमे पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। तो जैसा आप देख रहे हैं कि जब आक्रमण का आदेश दिया तो इनकी सबसे अग्रिम पंक्ति में क्या थी, हस्ती सेना है। अब जब हस्ती सेना आगे बढ़ेगी तो बाबर की तोबें भी
जो है अपना कह लीजिए गोले छोड़ना शुरू कर देंगी। तो इन गोलों से जो है ये हाथी थे वो क्या हो गए, भयभीत हो गए, आतंकित हो गए। तो ये हाथी अपनी ही सेना को रौंदते हुए कहीं ना कहीं अपनी ही सेना को रौंदने लगे और इधर उधर भागने लगे। लेकिन फिर भी यह जो घुड़सवार सेना थी यह तेजी से निकलकर शत्रु खेमे के व्यू को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। इस प्रकार यह घुड़सवार सेना तेजी से बाबर के खेमे की ओर बढ़ गई। लेकिन घुड़सवार सेना यह तेजी से बढ़ तो गई, लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि यहाँ प्रवेश करना बहुत कठिन था। तो यहाँ वो पहुंच तो गई, लेकिन तोपों और बंदूकचियों के आगे बहुत से सैनिक लगभग मारे गए और अंदर भी प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। इधर से जो ये दाएं भाग की टुकड़ी थी इसने भी इधर से हमला कर दिया और बाएं भाग की सेना ने भी हमला कर दिया। इस प्रकार से इब्राहिम लोधी की सेना पानीपत के मैदान में चारों ओर से घेर गई और अंततः बुरी तरह युद्ध में इब्राहिम लोधी की सेना पराजित हुई और इब्राहिम लोधी युद्ध स्थल पर ही मारा गया। कहते हैं सल्तनत काल का इब्राहिम लोधी पहला बादशाह था जो युद्ध स्थल पर मारा गया था। इस युद्ध में ग्वालियर के राजा व इब्राहिम लोधी के मित्र विक्रमजीत भी युद्ध में मारे गए थे। अब अगर हम बात करें तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर ने जीत लिया था और उसने युद्ध जीतने के बाद दिल्ली पर अधिकार कर लिया और आगरे पर अधिकार करने के लिए उसने हुमायूं को भेजा। हुमायूं जल्द ही आगरा पहुंचा और उसने आगरे पर अधिकार कर लिया। आगरे पर जब उसने अधिकार किया तो वहां पर इब्राहिम लोधी का छुपा हुआ खजाना भी उसे मिल गया। और ये भी कहते हैं कि जो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत जो थे उनके परिवार से ही हुमायूं को कोहनूर हीरा मिला था। तो जब दिल्ली से बाबर आगरा पहुंचा तो हुमायूं ने अपने पिता को सारा खजाना और कोहनूर हीरा भेंट स्वरूप दिया। इससे बाबर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने हुमायूं को वह कोहनूर हीरा वापस कर दिया। बाबर ने इस तरीके से पानीपत के मैदान में दिल्ली और आगरा दोनों पर अधिकार कर लिया था। दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद जैसा हमने आपको बताया कि इब्राहिम लोधी का खजाना भी बाबर के हाथ लग चुका था, अतः उसने काबुल के प्रत्येक निवासियों को 2-2 चांदी के सिक्के भी बांटे थे और अपने सरदारों को बड़ी बड़ी जागीरें भी प्रदान की थी। इससे उसके सरदारों ने उसे कालंदर की उपाधि दी, इसलिए बाबर को कालंदर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये था पानीपत का युद्ध जिसके बारे में हमने विधिवत रूप से चर्चा की। अब हम अगली क्लास में बात करेंगे खानवा के युद्ध की और खानवा के साथ चंदेरी और घाघरा के युद्ध की भी बात कर लेंगे। तो अब हम खानवा के युद्ध के बारे में बात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।